अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुपवाड़ा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। सियासी उथल पुथल अब नेक्स्ट लेवल चला ही गया है, क्योंकि फर्स्ट 2 फेजेस के लिए अभी नोटिफिकेशंस भी आई, लेकिन बारामूला जो है नॉर्थ कश्मीर पूरा हॉट टॉपिक बना हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में। और हमने देखा यहाँ पे किस तरह से सियासी उथल पुथल जो है वो जारी है और चल रहा है। लेकिन इस बीच एक खास डेवलपमेंट हुई, वो ये कि जहां पे ये कहा जा रहा था कि पीडीपी नॉर्थ में ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, वहीं पे अचानक से पीडीपी में मीर मोहम्मद फयाज जाते हैं। और उसके साथ साथ ये एक नई खबर भी शुरू होती है कि यहां से शायद और भी मुतअद्दिद लोग हैं जो पीडीपी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट और जो पीडीपी के इस वक्त एक सीनियर रहनुमा है मीर मोहम्मद फयाज साहब। पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहीं से शुरू करते हैं कि आप पीडीपी में एक बार फिर से वापस आ गए हैं, तो मैं वो नहीं पूछूंगा कि आप निकले थे अब वापस आए, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि पीडीपी इस वक्त आपको क्यों लगा कि जरूरत है कि पीडीपी ज्वाइन करनी चाहिए थी? क्योंकि जहां तक मुझे याद है लास्ट टाइम जब आपने यहाँ पे कोई मीटिंग बुलाई थी लोगों के साथ, आपने उन्हें उस वक्त कहा था कि जो भी फैसला होगा वो डिस्ट्रिक्ट के हक में होगा, उसके हिसाब से हम लोग कोई भी कदम उठाएंगे। फिर पीडीपी क्यों? देखिए, मैंने जब कहा डिस्ट्रिक्ट के हक में नहीं, मैंने कहा कि जो इस वक्त जो कश्मीर के हालात बने हुए हैं, तो वो चीज़ देखकर 2019 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में एक तब्दीली ऐसे आई कि पहले यहाँ पे रियासत थी, यहाँ पे 370 था, 35 ए था, तो उसके बाद उसके हटने के बाद हमारे जितने भी यहाँ पे सियासतदान थे, जिस भी पार्टी के थे, एक टाइम ये भी था कि उनको भी ये लगा कि नहीं, अब हमें एक ही प्लेटफार्म पे आके जो हमारे साथ जातियां हुई, हमें इकट्ठा एक ही प्लेटफार्म पे आके इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। तो वो हुआ भी, बाद में क्या हुआ चलो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, वो अलग बात है। तो वो एक था। आप पीएचडी की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं पीएचडी की बात कर रहा हूँ। तो ये जो हालात बने, उन हालातों को मद्देनजर रखकर मैंने उस वक्त ये कहा था कि हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में किस पार्टी के किस लीडर ने जो इन हालातों में खड़ा होकर मुकाबला किया, जो लोगों की चाहत होगी हम वहीं जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि लोगों की चाहत पीडीपी है? बिल्कुल 100%। तो नॉर्थ में आपको लग रहा है कि पीडीपी इस तरह से उस लेवल पे है कि आपने जब इस वक्त ज्वाइन किया, जब पार्लियामेंट इलेक्शंस आने वाले हैं, जब असेंबली ऑलमोस्ट 2-3 महीने बाद होने वाले, तो उस पॉइंट पे आके आपको लगा कि पीडीपी जो है वो बेहतरीन पार्टी है कि उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, जबकि नॉर्थ में उनके जितने भी बड़े लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग यू, जब आप छोड़ के चले गए थे, वापस इस वक्त सिर्फ आप ही है। देखिए, वापस मैं ही नहीं हूँ। अच्छा, अगर आपने देखा होगा कि इस पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से पहले इधर काम किया उन्होंने। अभी हाल ही में उन्होंने शायद कोई 2 महीना पहले यहाँ पे एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें मैडम महबूबा जी आई थी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पार्टियां खत्म हो जाती हैं। एक टाइम ये भी था कि यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस की वो 30 साल सियासत से दूर रहे, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर रहे। 30 साल के बाद आई तो पार्टियां खत्म नहीं होती है, पार्टियां रहती है। और जो जिस तरह हमने देखा कि इससे पहले भी यहाँ पे जो लोग इस वक्त भी है पीडीपी में, मेरे से पहले भी जो थे वो काम करते थे। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी खत्म हो। आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया तो जरूरी उनकी बात तो होनी चाहिए। पीडीपी छोड़ आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आए थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ वो किसी को मालूम नहीं हुआ कि आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस दूरी इख्तियार करके सिर्फ एक ट्वीट किया कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से फिलहाल ब्रेक ले रहा हूं। और तब तक आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस के गुणगान ये भी गाते थे। मैं एक स्पीच कवर कर रहा था आपकी, जहां पे आपने कहा था कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की ही वजह से हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आया, हमारे यहाँ पे बाकी चीजें हुई। फिर अचानक क्या हुआ ऐसा कि मीर मोहम्मद फयाज जिन्हें लग रहा था कि डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, यूनाइट हो जाएंगे, वो उनसे अलहदा हो गए? देखिए, एक चीज मैं बताऊंगा, जिस टाइम पीपल्स कॉन्फ्रेंस यहाँ सरकार में थी, उस सरकार में हम भी थे। अगर उस टाइम कुछ यहाँ पे आया तो वो तो दोनों की मेहनत से ही आया ना। मैं आपकी स्पीच बोल रहा हूँ। मैं वही पहुंचूंगा। अब जहां तक स्पीच, आपको क्या लगता है कि जब मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस गया था तो मुझे क्या कहना चाहिए था, आप बताइए ना। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना मैं कि आपने उस वक्त उस स्पीच में अगर आप देखोगे उस वक्त सज्जाद साहब ने भी कहा कि मैं 15 साल से इसका इंतजार कर रहा था। तो फिर ये माने कि वो आज कहेगा कि नहीं ये खराब था, या मैं कहूँगा कि सज्जाद साहब एक अच्छे इंसान है, मेरी भी चाहत थी कि उनके साथ काम करें, एक अच्छे लीडर है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैंने उनके साथ जितना भी टाइम गुजारा बहुत अच्छा गुजारा। तो कुछ वजूहात है, वो कभी मैं आपको बताऊंगा। इस टाइम वो मौजूद वक्त नहीं है कि
इस टाइम में आपके साथ होशियार। फैसल एक खास बात जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे अजीब सी ये हुई कि उमर अब्दुल्ला ने डायरेक्टली कहा कि पीडीपी के साथ तो हम लोग अलायंस नहीं जाएंगे चाहे कांग्रेस को नॉर्थ साउथ कश्मीर की सीट देनी पड़े। अब जब हम देख रहे हैं कि हालात जो है वो इस कदर बन रहे हैं कि शायद अगर ये अलायंस हो जाता है किसी तरह से, तो आपकी नजर में एज अ पॉलिटिशियन, मैं एज अ पीडीपी नहीं पूछ रहा हूँ, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ सियासतदान, आपको क्या लग रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या अलायंस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बातें हुई जहां पे खुद इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि एरोगेंस दिखाया गया, उसमें आप उस पहलू को किस तरह से देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस डायरेक्टली पीडीपी को टारगेट करते हुए? मुझे लगता है कि हमें कोई जरूरत नहीं है। कल आपने देखा बड़गांव में जब उनका प्रोग्राम था, वहां उनके जो एक सीनियर लीडर है जो मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने ये बात कही उमर अब्दुल्ला के सामने। उमर अब्दुल्ला साहब अगर ये कहते हैं कि हमें पीडीपी की जरूरत भी, हमें भी उनकी जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि तीनों सीटें हमारी हैं। अरे भाई वो थी, अब टाइम आ गया कि अब आपको लोग बताएंगे कि हम 3 सीटें किसको देंगे। ये किसी की जागीर नहीं है कि कोई वो पार्टी प्रेसिडेंट होकर किसी को बस ऑर्डर निकालेगा। आज ऑर्डर यहाँ की आवाम निकालेगा। आवाम पोलिंग बूथ पे जाके ये दिखाएगा कि हमें किसको आज बनाना है, किसकी ये सीटें हैं। तो वो जमाना खत्म हो गया अब। और उमर साहब ने जो कहा कि पीडीपी को हम कांग्रेस के साथ जाएंगे, पीडीपी के साथ, और पीडीपी को मुझे लगता है कि जरूरत ही नहीं थी। और पीएजीडी इसलिए नहीं बनी थी कि ये इन सीटों के लिए था। मैंने इसी, अगर आपको याद होगा, शायद आपको ही मैंने वो इंटरव्यू दिया था, तो जब पीएजीडी बनी थी तब जब वो डीडीसी का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की यही हरदर्मी थी। तब मैंने ये बात कहा कि लीडरशिप जो ऊपर कह रही है नीचे वो नहीं है, इसमें तजाद है। इनको इस वक्त उस चीज 370 या 35 की कोई फिक्र नहीं है, इनको सीटों की फिक्र है कि हमारा डीडीसी कहां बनेगा। आज वही हुआ। उस वक्त मेरी पार्टी में मुझसे नाराज हुई थी कि आपने पीएजीडी के खिलाफ क्यों बोला। मैंने इसलिए बोला था कि ये सब लोग जो थे उस वक्त सीटों के पीछे थे। उस वक्त सजाद गनी लोगों ने लंबा चौड़ा लेटर भी लिखा था कि प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उठाए तो थे। मेरा भी उस वक्त यही था कि अगर आज हम एक डीडीसी सीट पे ये लड़ाई कर रहे हैं, तो कल को जब आने वाले इलेक्शन है, उस वक्त ये था कि असेंबली का इलेक्शन होगा, तो अब असेंबली का इलेक्शन नहीं हुआ, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। जब आप 3 सीटों में भी ये कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप इस कौम का क्या करोगे? कितनी देर इस कौम को धोखा आप दोगे? वो तो आपको कल सामने, आपके सामने स्टेज पे बैठकर वहां पे लोगों के सामने आपके एक एक्स मिनिस्टर ने कहा, एक सीनियर लीडर ने कहा। वो सीनियर लीडर तो खैर हमेशा ही गठबंधन के साथ में ही होते हैं। जब हम अभी, चूंकि मैं आप इससे ये बात जानूंगा कि अक्सर बेशतर जब आप वापस अभी आए तो बातें ये चली कि मीर मोहम्मद फयाज जो है वो पीडीपी के कैंडिडेट नॉर्थ कश्मीर से हो सकते हैं, तो आपकी ये ख्वाहिश है कि आप पार्लियामेंट लड़ेंगे? अगर पार्लियामेंट इलेक्शन, अगर पार्टी मुझे कहेगी कि आपको इलेक्शन लड़ना है, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मतलब आप तैयार है पार्लियामेंट के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ। 5 साल 6 साल का मेरे पास तजुर्बा भी है एज राज्यसभा एमपी। अब मैंने ये देखा है पार्लियामेंट में कि अगर वहां पे एज मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा काम करे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, वो बहुत कुछ कर सकता है। मुझे इसमें एक बात याद आ गई, हालांकि पता नहीं कैसे अचानक मुझे स्ट्राइक कर गई एक बात। आपकी जो सियासी हरीफ है, मैं कोई पार्टी किसी शख्स का नाम लिए बगैर बता रहा हूँ, वो अक्सर भी इस तरह सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि जब इनसेंट ट्रिपल तलाक की बिल आई थी, आपने जानबूझ के वॉकआउट किया था। एक दूसरा, जब आर्टिकल 370 का मसला आया था वहां पे, तो आपने उस वक्त बिल तो फाड़ दे, निकल के बाहर हुए, वोट खिलाफ नहीं डाला। बिल्कुल आपने सही बात कही। मैं जो ये कहते हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जिस दिन ट्रिपल तलाक बिल आई थी, अगर आपने मेरी स्पीच देखी होगी, बिल्कुल, उस वक्त जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन आजाद साहब थे, जितने भी अपोजिशन पार्टीज के लीडर थी, बिल लाने से पहले एक मीटिंग हुई थी। उसमें ये माना गया था, सरकार ने माना था कि हम इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजेंगे। और जब मैंने वो बात भी की वहां पे, अगर आप देखोगे, मैंने उस वक्त ये हर एक ने ये राय दी थी कि इसको आप सिलेक्ट कमेटी में। उसके बाद वो बिल जब इन्होंने पास किया, किसी को पता ही नहीं था कि ये ऐसा करेंगे, वो धोखे से इन्होंने किया। तो पूरी अपोजिशन जो थी, आज भी आप निकालो, आजाद साहब की ही सदारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई कि किस तरह से इन्होंने ये बिल लाया और पास किया। अब देखिए, वो सिर्फ मेरी ही बात नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि आपने
उसके अगेंस्ट वोट नहीं किया पार्लियामेंट में, आपने उसके अगेंस्ट वोट करना था, आप एब्सटेन रहे, आप निकल गए, आप ना देखिए, जब मैंने वहां पे बात की उसके बाद में जो थे वो हर एक को पता था कि वहां पे 80 नंबर्स है, तो कम नंबर्स है, तो वो ये और जब आपके साथ एक तय हुआ था, फैसला हुआ था कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना है, तो आप पीछे से धोखे से कर रहे हो कोई चीज, तो वो उसके लिए तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद में। मैं आपको वीडियो क्लिप दे दूंगा आजाद साहब की, वो हमने देखी थी, आपकी स्पीच भी चलाई थी, हमने भी इनफैक्ट कुमार टाइम्स में चलाई तो थी। जहां तक बात रही 370 की, मैं सोचता हूं कि यार अगर इल्जाम भी देना है पहले उसके देख लो। देखिए, जब हमने वो बिल फाड़ी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमें कैसे वो हाथ में लगा, अब उस पर मैं बात नहीं कहूँगा, तो उसके बाद में हमें वहाँ हाउस से सस्पेंड कर दिया गया, हमें हाउस में जाने ही नहीं दिया गया, तो हम कैसे वोट डालते वहाँ पे? अगर आप इस वक्त भी निकालोगे कैसे, ये इनको पता भी है, जब आपको 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए हाउस, तो आप कैसे जाओगे वोट डालने के लिए जब आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है? तो कैसे आप जाओगे वहां पे? देखिए, ये बातें जो है ये कहने की है, ये आजाद साहब को भी पता है। जब आपको 1 दिन के लिए बाहर ही निकाल दिया, आप नहीं जा सकते हो, गेट बंद है आपके लिए, तो आप कहां से वोट डाल सकते हो? तो ये लोग जो है, इनको कहानियां बनाना ये जो है आदत है, खुद तो कुछ करते नहीं है, दूसरे पे इल्जाम लगाना इनको आसान लगता है। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, वो ये कि बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन, आप तो अभी ये बहुत सारी सियासत को जानते हैं, इस वक्त कहा गया कि एक अलायंस जो है वो बन रही है, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी और डीपीएपी आजाद साहब वाली जो है वो लगभग मिलके साथ में आएंगे। तो जो इंडिया अलायंस में, और इंडिया अलायंस में हमें इस वक्त ये लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग अलायंस ऑलमोस्ट नहीं करेंगे शेयर। फिर ऐसा लग रहा है कि इस 2 अलायंस में सिर्फ पीडीपी ही एक पार्टी रहती है जो फिर किसी अलायंस में नहीं है दोनों में। तो आप इस अलायंस को किस तरह से देख रहे हैं, खुसूसी तौर पे जो नॉर्थ कश्मीर के लिए सजाद गनी लोन के लिए एक प्लस पॉइंट ही होगा इनफैक्ट, अगर उन्होंने सपोर्ट इतना किया, और दूसरे कि वहां पे जो पीडीपी ही अकेली रहती है, तो फिर उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, जहां तक सवाल है इनका अलायंस का या पीडीपी का या नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो बात सही है कि अल्ताफ साहब के भी यहाँ पे मतलब अच्छे खासे लीडर्स हैं उनके साथ भी, या आज़ाद साहब के भी और इनके भी। लेकिन जहां तक सवाल है इस वक्त अलायंस का, मुझे लगता है कि ये जो अलायंस है, मैंने इससे पहले भी देखा है, इंजीनियर रशीद साहब जब पिछली बार उठे थे, उन्होंने 1 लाख वोट लिया था। मैं उस वक्त यहाँ एमपी था, उसने और मुझे कोई 200-300 वोट का फर्क हुआ था। करना में उन्होंने लीड ली थी, उड़ी में उन्होंने लीड ली थी, जहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस का उस वक्त का कैंडिडेट था। तो पार्लियामेंट इलेक्शन में मुझे नहीं लगता है कि ये कोई मायने रखता है इसका कोई ये अलायंस, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में लोग आज ये देखेंगे, खासकर जम्मू कश्मीर में हमारे साथ जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, आज मुझे लगता है कि आज का जो हमारा नौजवान है, वोटर है, बुजुर्ग है, वो सोच समझ कर वोट डालेगा कि मेरा ये वोट कहाँ जाना चाहिए और किस जगह जाना चाहिए जहां मुझे इस वोट की इज्जत मिले। पहली बात तो ये है कि अभी हाल ही में यहाँ प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा 370 हटने के बाद यहाँ लोग खुश हैं। अगर लोग खुश हैं तो वो इसी अलायंस को वोट डालेंगे। किस वाले अलायंस को? ये जो ये आजाद साहब, ये जो अलायंस बना है, ओके, अपनी पार्टी, आजाद साहब और पीपल्स कॉन्फ्रेंस। अगर लोग खुश नहीं है तो फिर वो किसी और को डालेंगे। आपका कहने का मतलब है कि जो ये वाली अलायंस है, इनको बीजेपी का बैक है? नहीं, यहाँ तो अभी डॉक्टर फारूक साहब ने कहा हम भी एनडीए में जाएंगे, जा सकते हैं। तो यहाँ कोई भरोसा नहीं है, इन 2 में से तो जवाब तो लोग देंगे। नहीं, आपको लग रहा है सिर्फ पीडीपी है जो प्रो कश्मीर और बाकी लोग नहीं? जरा मैं आपसे ही पूछूंगा इस वक्त कौन है? नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ 5 अगस्त के बाद आपको कौन लग रहा है? नहीं, बट बातें करने अलग है। पीडीपी ने क्या किया? फिर पीडीपी ने भी कुछ नहीं किया। जो आपने कहा कि फारूक साहब ने 5 अगस्त के बाद आप मुझे बताइए। वही कह रहा हूँ ना कि आपने कहा कि तने तनहा इस वक्त किसको छोड़ा गया? पीडीपी को। तो बस यही। लेकिन उनका ग्राउंड भी नहीं है ना। अरे ग्राउंड अलग बात है, ग्राउंड तो लोग बनाएंगे ना जब उनको ठप्पा डालना होगा। पॉलिटिकल तो हम लोग भी जानते हैं ना, प्लीज। पॉलिटिक्स तो हम लोग अब इतना तो समझते हैं ना कि ग्राउंड की बेसिस पे अलायंस, हालांकि उमर अब्दुल्ला के उस बात को सब लोगों ने कहा कि एरोगेंस थी, उमर साहब को उस वक्त नहीं कहनी चाहिए थी, बट ये भी तो है ना कि वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास 3 सीटें इस वक्त है, पार्लियामेंट है,
पीडीपी को तन्ने तनहा तो छोड़ा ही गया, लेकिन फिर आप लोग भी तो छोड़ के चले लोगों ने तो नहीं छोड़ा ना, गए। आप लोग भी तो छोड़ के तो चले तभी मैं वापस गया ना। चलिए, मैं आखिरी सवाल इस पे कंक्लूड करूंगा। बहुत सी बातें चल रही हैं कि और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो पीडीपी में थे, फिर पूरी दूरी इख्तियार की नॉर्थ से पर्टिकुलरली, और अभी ऐसा लग रहा है कि आपके आने के बाद शायद धीरे धीरे करके वापस आएंगे। लेकिन बेग साहब जब पहले आए थे मुफ्ती साहब की बरसी पे, फिर उन्होंने जम्मू में कहा कि मैं पीडीपी में नहीं गया था, तो लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि यार ये कुछ जम नहीं रहा है सब लोगों का। तो अभी आपको क्या लग रहा है? बेग साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं, बिल्कुल। तो इसका जवाब तो वो खुद ही देंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है, बेग साहब ने, मुझे लगा कि जम्मू में ऐसी बात नहीं की। वो जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ अपने बीजेपी के कारकुनों को नहीं बुलाया था। उसमें जो थे डीडीसीज भी थे, हर एक पार्टीज के बीडीसीज भी थे। अब बेग साहब एक अवार्डी भी है, पद्मश्री उनको मिला है, उनको इनविटेशन मिला था वहां आने के लिए। अब जब उनसे पूछा गया, जहां तक मुझे पता है कि आप, उन्होंने कहा, उनका ये वो हो जाता है, आप लोग फिर उसी बात को पकड़ लेते हो, अगर मुझे भी अभी कुछ उधर इधर हो जाए तो आप लोग पकड़ लोगे। तो उनका ये था कि मैं एज पीडीपी यहाँ नहीं आया, मैं एज पीडीपी नहीं आया, तो उसको फिर बनाया गया, जब तक जहां तक मुझे पता है। तो बहरहाल इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं, मैं इस पर ज्यादा तो। लेकिन क्या नॉर्थ से और भी लीडर्स हैं जो पहले थे पीडीपी में, निकल गए दूरी इख्तियार के, वापस आ रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत सारे लीडर्स अभी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग काम करेंगे, लोग उनके पास जाएंगे। देखिए, मैंने तभी कहा आपको, एक टाइम ये था कि यहाँ जैसे अभी आपने कहा, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी पार्टी हो, गलतियां तो हर एक से हुई है, हर एक ने बीजेपी के साथ हाथ भी मिलाया है। कोई यहाँ पे ये कहे कि हम कोई दूध के धुले हुए हैं, कोई नहीं है। अब ये है कि आपको एक सबक मिला, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। अगर आप वही करते हो जो पहले हुआ है, फिर इसलिए हम कह रहे हैं, मैं क्यों कह रहा हूं आपको कि पीडीपी इस वक्त जो है लोगों की आवाज है, और लोगों को लग रहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद अगर कोई पार्टी, कोई लीडर यहां बात करती है, डट के मुकाबला करती है, वो महबूबा मुफ्ती जी है। उस वजह से मैं ये दावा कर रहा हूं कि आने वाले इलेक्शन में आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, एक तब्दीली मिलेगी, क्योंकि लोग अब वो पुराना जो एक नारा था कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, लोग पूरा समझ चुके हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको अभी कहा, सजाद साहब इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक अच्छे लीडर है, अगर लोग उनको मौका देंगे वो भी अच्छी बात है। मैंने सुना उमर साहब लड़ रहे हैं, उनको तो बहुत बार मौका दिया है, उनकी तो अभी उनको 5 साल का हिसाब देना चाहिए। 37 साल उन्होंने यहाँ सरकार चलाई। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं, लेकिन लोग जो इस वक्त फैसला करेंगे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है, चाहे सजाद साहब है, चाहे कोई और पार्टी है, कम से कम 5 अगस्त का वो दिन, जिस दिन हमारे से हमारा स्टेटहुड छीना गया, 370 छीना गया, 35 से लिया गया, तो यहाँ के जो हालात बने उसको मद्देनजर रख के अपना वोट डालें। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे टाइम देने के लिए, क्योंकि आपकी सेहत भी नासाज थी, फिर भी आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।